जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 11वीं की क्लास में, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं एक नया अध्याय 3, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव और प्रतिनिधित्व। आप सब जानते हैं कि हमारा देश चलता है लोकतंत्र से और इस लोकतंत्र को हकीकत में तब्दील करता है ये चुनाव। तो आपके लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हमारा देश किस प्रकार से चुनाव करता है और किस प्रकार से हमारे लिए शासन करने वाले प्रतिनिधियों का चयन करता है। ये चैप्टर बहुत ही विशेष है, बहुत ही ज्यादा विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपके ऊपर जो लोग शासन कर रहे हैं वो लोग आपके ऊपर शासन करने के काबिल कैसे बनते हैं और वो उस स्थान पर कैसे पहुंचते हैं, उनके पहुंचने की क्या प्रक्रिया है। ये सारी की सारी चीजें आप इस अध्याय में जानेंगे, समझेंगे और हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है और हमारे देश में किस प्रकार से चुनाव होता है, कौन वोट डाल सकता है, किस उम्र का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हमारे देश में चुनाव कराने का काम कौन करता है और एक चुनाव का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है एक देश के लोकतंत्र में। तो आज मैं आपको इस अध्याय में जो चीजें पढ़ाने चल रहा हूं उस चीज का परिचय देने चल रहा हूं कि आप इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, ये चीजें पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके लिए एक चैप्टर की रूपरेखा तैयार करूंगा। क्या तैयार करूंगा? रूपरेखा, बेस तैयार करूंगा कि आप इस चैप्टर में ये चीजें चल रहे हैं पढ़ने और समझने। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है और बहुत ही ध्यान से समझना है, सुनना है और समझना है कि हमारे देश में चुनाव कैसे होता है और हमारे प्रतिनिधियों का चयन कैसे होता है। जैसे मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ा कि 2 चैप्टर में पहले चैप्टर में हमने क्या समझा? पहले चैप्टर में हमने संविधान क्यों और कैसे, संविधान क्यों चाहिए और वो कैसे बना, हमने ये जान लिया। फिर हमने अगले चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भारतीय संविधान में अधिकार। आपको भारतीय संविधान किस किस प्रकार के अधिकार मुहैया कराता है आपने जान लिया। आपको कौन से अधिकार मुहैया कराता है और आपकी सरकार को कौन से अधिकार मुहैया कराता है, ये दोनों चीजें आपने बहुत ही बखूबी तरीके से जान लिया और समझ लिया। अब हम चल रहे हैं इस बात को समझने कि हमारे ऊपर जो सरकार शासन करती है वो सरकार किस पद्धति से चुनी जाती है जो हमारे ऊपर शासन करती है। तो चलिए समझते हैं और विस्तार से जानते हैं कि वो किन प्रक्रियाओं का पालन करके हमारे ऊपर शासन करने के काबिल बन पाती है। तो आइए, क्या आपने कभी शतरंज खेला है? किसी ने चेस खेला है? चेस खेला है? चेस में किसे बचाना होता है पता है? चेस में किसे बचाना होता है? अगर वो प्यादा आउट तो पूरा चेस का गेम खत्म। जानते हो किस प्यादे को बचाना होता है? राजा। तो ये राजा जो है ना, हर देश में राजा है। लोकतंत्र में भी एक व्यक्ति राजा होता है। हमारे देश का राजा कौन है जानते हो? माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो लोकतंत्र के राजा हैं, लोकतांत्रिक सरकार के राजा हैं। और वो लोकतांत्रिक सरकार के राजा कैसे बने हैं इसी को हम इस चैप्टर में समझेंगे विस्तार पूर्वक। इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें हम अपने शासकों का चयन किस प्रकार से करते हैं, हम अपने शासकों का चयन किस प्रकार से करते हैं। तो आप सबने शतरंज क्या आपने कभी शतरंज खेला? आप दोनों ने कहा कि आप दोनों ने नहीं खेला, कोई बात नहीं। यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? जो काला घोड़ा है उसमें वो ढाई घर चलता है
1 2 3 ऐसे चलता है, वो L बनाता है। तो वो अगर सीधा चलने लगेगा तो क्या होगा भाई, कुछ तो बदल जाएगा ना, नियम बदल जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी। तो ऐसे ही चुनाव भी है, ऐसे ही चुनाव भी है। चुनाव भी कराने के लिए कुछ नियम है ना, जैसे चेस में अपने कुछ नियम है, क्रिकेट में अपने कुछ नियम है, हॉकी में कुछ अपने नियम है, उसी प्रकार से चुनाव के भी अपने कुछ नियम है। तो उन्हीं नियमों का पालन करके चुनाव कराया जाता है। आगे सुनो, या क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर ना हो तो क्या होगा। सोचो, अगर क्रिकेट के मैदान में अंपायर ना हो तो क्या होगा, फेयर प्ले हो पाएगा? हाँ, गेम फेयर प्ले हो पाएगा? गेम बेईमानी से मुक्त हो पाएगा? अगर अंपायर ना हो तो क्या गेम में बेईमानी नहीं होगी? नहीं होगी, होगी ना। अगर एक बार बताओ, घर में अगर मम्मी ना हो और कुछ सामान लाया जाए, कुछ सामान आए बाहर से, 2 जने भाई बहन, मान लो आप बड़े हो पुष्कर, तो आप तो अपने भाई को ले, तू छोटा थोड़ा ले ले, और आप हड़प जाओगे ना। तो घर में भी फेयर प्ले करने का काम कौन करता है? तो किसी ना किसी एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ती है जो आपकी गलतियों को देखे, और अगर आप गलती करें तो आपको उस गलती को करने से रोके, है ना। उसी प्रकार से हमारे देश में चुनाव को भी कराने के कुछ नियम हैं, और उस चुनाव को कराने के लिए भी एक संस्था है, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग कहते हैं, इलेक्शन कमीशन। आप लोग कभी भी ये दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहां से जाओगे तो एक बड़ी सी बिल्डिंग है लाल कलर की, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के एकदम जस्ट सामने लाल कलर की एक बड़ी सी बिल्डिंग है। उसके बाहर एक दरगाह है। वो बड़ी सी बिल्डिंग किसका ऑफिस है? वो बड़ी सी बिल्डिंग भारतीय निर्वाचन आयोग का ऑफिस है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। कभी जाओ देखकर आओ कि क्या है ये। आप लोग घूमो थोड़ा सा, कभी जाओ नेशनल म्यूजियम चले जाओ, कभी आर्ट्स म्यूजियम चले जाओ। देखो, घूमने से ना बहुत सारी चीजों की जानकारी बढ़ती है। सिर्फ हमें चीजों के बारे में नहीं, हमें उसके आसपास के परिवेश के बारे में भी पता चलता है, हमें वहां रहने वाले, काम करने वाले लोगों के बारे में भी पता चलता है। समझ में आई बात? तो ये जो है ना, ये जो जिस प्रकार से क्रिकेट के मैदान में अंपायर की भूमिका होती है, उसी प्रकार से चुनाव में इसकी भूमिका होती है निर्वाचन आयोग की। आगे सुनो, प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। अगर नियम बदल दिए जाएंगे तो परिणाम बदलना स्वाभाविक है। अगर गेम के रूल्स बदले जाएंगे तो गेम का रिजल्ट भी बदलेगा, ये स्वाभाविक है। अगर आपकी परीक्षा पद्धति को बदल दिया जाए, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है आपका, अगर उस पैटर्न को बदल दिया जाए तो आपका भी रिजल्ट बदल जाएगा, समझ में आई बात? आगे सुनो, इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए, जिसके निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। अगर कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो हम उस काम को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम उसके पहले ही नियम कानून बना लेते हैं। नियम कानून बना लेते हैं कि ये अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब जैसे गली क्रिकेट होता है, वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में वन टिप नाम की कोई चीज होती है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि भाई एक टप्पे के बाद अगर एक हाथ से कैच पकड़ लिया तो आउट होगा,
उसे हम क्या कहते हैं, वन टिप कहते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, ये हम खेल को प्रारंभ करने से पहले ही निर्धारित कर लेते हैं ना कि वन टिप आउट है कि नहीं आउट है, कितनी दूर मारेगा तो आउट माना जाएगा, कितनी दूर मारेगा तो सिक्सर माना जाएगा। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, खेल को प्रारंभ करने से पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। तो आपको भी मैं बता रहा हूं, तो जब हमने अपने देश में पहला इलेक्शन कराया, हमारे देश का पहला इलेक्शन कब हुआ है पता है आपको? आप में से किसी को पता है भारत का पहला इलेक्शन कब हुआ है? भारत में पहला इलेक्शन 1951 से 1952 के मध्य होता है। 1951 से 1952, नवंबर 1951 से मार्च 1952 के बीच में होता है। समझ में आई बात? ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। तो हमने चुनाव कराने से पहले ही हमने एक संस्था का निर्माण किया, हमारे संविधान ने एक संस्था का निर्माण किया और उस संस्था को क्या कहा गया, निर्वाचन आयोग, जिसने निर्धारित किया, जिसने बताया कि हमारे देश में चुनाव किस प्रकार से होंगे, कौन वोट डालेगा और कौन चुनाव लड़ सकता है। इन सब चीजों का उसने चयन किया, उसने सब चीजों के लिए क्या बनाया, नियम बनाए। फिर उसी नियम के अंतर्गत, फिर उन्हीं नियमों के अंतर्गत हमने अपने देश के चुनावों को कराया। तो जिस प्रकार से क्रिकेट के मैदान में अंपायर की भूमिका है, जिस प्रकार से हम कोई भी खेल, कोई भी काम करने से पहले उसके नियम कानून बना लेते हैं, उसी प्रकार से हमने भी अपने चुनावों को कराने से पहले एक संस्था बनाई। उस संस्था को बनाई किसने बनाया? भारत के संविधान ने बनाया। भारत के संविधान ने उसे अधिकार दिए कि आप एक स्वतंत्र संस्था है और आप भारत के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी आपकी है और आप इसके लिए जो उचित हो वो नियम बनाए और आप ही बताएंगे कि कौन किस उम्र का व्यक्ति वोट डाल सकता है और किस उम्र का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो जिस प्रकार से खेल के क्रिकेट के मैदान में अंपायर की भूमिका है, उसी प्रकार से चुनाव के क्षेत्र में किसकी भूमिका है? निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी आगे बात, आगे सुनो क्या कहते हैं। जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं, चुनाव का परिणाम इस पर भी निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। देखो, हर चीज के नियम किसी भी चीज के परिणाम को बदल सकते हैं। तो हर चीज में जैसे नियम होंगे उसका वैसा परिणाम होगा, जैसा जिसका नियम होगा खेल का वैसा उसका परिणाम होगा। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो खेल में सत्य है वही चुनाव में भी सत्य है। चुनाव में जैसे नियम है वैसे ही उसके परिणाम भी हैं। आपको पता है हमारे देश में किस प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होता है? पता है? मैंने बताया भी है किस प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होता है। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली के अंतर। तो ये प्रणाली ना हमारे रिजल्टों पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। आप एक वोट से भी जीत सकते हैं इस प्रणाली में। इस प्रणाली में आपको जनता का बहुमत मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक पैसिफिक, आप अपने प्रतिद्वंदियों से ज्यादा वोट पा जाते हैं तो आप अपने आप जीत जाते हैं। ये है, चाहे आपको जनता का आपको 70% जनता ने नकार दिया हो कि हम इसे अपना प्रतिनिधि नहीं चुनते, लेकिन अगर आपको 30% जनता ने चुन लिया और वो 70% वोट 4-5 लोगों में बढ़ गया तो सबसे ज्यादा कौन जीत, किसके पास वोट होगा? आपके पास होगा और आप जीत जाएंगे। इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और इसको मैं आपको इस पर करके दिखाऊंगा। समझ में? ब्लैक बोर्ड पे एकदम मेंशन करके समझाऊंगा कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में क्या होता है। उसमें चाहे आपको टोटल वोट का 50% भी ना मिले फिर भी आप चुनाव कैसे जीत जाते हैं। टोटल का आपको आधा भी ना मिले फिर भी आप चुनाव कैसे जीत जाते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे सुनो।
तो मैंने बताया ना, जो खेल के नियम होंगे वो खेल के परिणाम पर भी असर डालेंगे ही डालेंगे। खेल का नियम खेल के परिणाम पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। आगे सुनो, हमें चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए। चूंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए, इसीलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। अंततः चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में ही लिख दिया जाता है। तो भाई चुनाव को स्टार्ट करने से पहले इन सब चीजों के बारे में निर्धारित होना चाहिए। तो भाई सरकार तो इस चीज का निर्धारण कर ही नहीं सकती। भाई सरकार बनेगी कब? जब चुनाव होगा। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक सरकार बन पाएगी। तो इस संस्था का निर्माण करना है तो हमें किससे पहले करना पड़ेगा? चुनाव से पहले करना पड़ेगा। तो चुनाव से पहले अगर किसी की सत्ता है देश में तो वो किसकी है? अगर देश में चुनाव से सरकार बनने से पहले देश में कोई सत्ता शासन करती है तो वो कौन सी सत्ता शासन करती है? बताया है मैंने, संविधान की सत्ता शासन करती है। मैंने बताया ना आपको कि देश में सर्वप्रथम सत्ता स्थापित करने वाला अगर कोई होता है तो वो कौन होता है? संविधान होता है। संविधान देश में सर्वप्रथम सत्ता स्थापित करता है, उसके बाद सरकार बनती है, उसके बाद सब कुछ होता है। तो चुनाव आयोग के निर्माण का काम भी कौन करता है? चुनाव आयोग के निर्माण का काम भी आपका संविधान करता है। संविधान ये निर्धारित करता है कि चुनाव आयोग कैसा होगा। चुनाव आयोग के बारे में संपूर्ण बातें संविधान अपने द्वारा ही मुहैया करा देता है कि चुनाव आयोग एक संस्था होगी जिसका काम ये होगा, सारा कुछ बता देते। चुनाव आयोग के काम में केंद्र सरकार भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती, ये बात आप जान लीजिए। चुनाव आयोग ये क्या है? एक स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग क्या है? एक स्वतंत्र संस्था है, एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है। जिस प्रकार से मैंने आपको संविधान के तीन अंग बताए थे ना, 3 अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार से चुनाव आयोग का ये एक चौथा अंग है जिसका काम क्या है? सरकार निर्माण की प्रक्रिया का पालन कराना। सरकार निर्माण की प्रक्रिया का पालन कराना। तो ये न विधायिका के अंदर आती है, न कार्यपालिका के अंदर आती है और न ही न्याय। ये एक संविधान की एक अपनी स्वतंत्र संस्था है जिसका काम क्या कराना है? इसका काम है निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराना है और देश को एक निष्पक्ष सरकार मुहैया कराना इसका परम कर्तव्य होता है। चुनाव के समय में सबसे ज्यादा ताकतवर संस्था अगर कोई होती है तो वो कौन होती है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता चुनाव के समय में। समझ में? अभी आ रहे हैं ना तो 2024 के चुनाव देख लेना, सुन लेना। बहुत लोगों के पैसे पकड़े जाएंगे, बहुत लोगों के गाड़ी में दारू पकड़ी जाएगी, बहुत लोगों की गाड़ी में बंदूकें पकड़ी जाएंगी। देखना, सब देखना। और इन सब चीजों को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? आपका चुनाव आयोग। आपका चुनाव आयोग। आगे सुनो, इस अध्याय में सुन लो ध्यान से। इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे। इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं हम उन्हें भी देखेंगे। इस अध्याय में पढ़ने से आपको निम्न बातों का पता चलेगा। आप इस अध्याय को पढ़ लेंगे ना तो आपको इन बातों का पता चल जाएगा। पहली बात, चुनाव की विभिन्न विधियां, किस प्रकार की विधियां हैं, कौन कौन सी पद्धति से विश्व भर में चुनाव होता है। 2 ही पद्धतियां मुख्य रूप से यहाँ पर बताई गई हैं। एक है आपका सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत और एक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इन दो प्रणालियों के, इन दो पद्धतियों के बारे में आपको बताया गया है। और आपका अगला क्या है, अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषता। जो हमने चुनाव की प्रणाली अपनाई है, हमने उसे क्यों अपनाया है, वो उसमें ऐसा क्या खास है जिस कारण से हमने उसे अडॉप्ट किया है, ये बातें भी हम समझेंगे। अगला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व। एक देश के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है, ये बातें आप समझोगे इसमें। और आप समझोगे चुनाव सुधार पर होने वाली बहस, और हमें चुनाव के मामले में किस किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है, हमें कौन कौन से और सुधार करने चाहिए अपनी चुनाव प्रणाली में, जिससे कि और बेहतर चुनाव हो सके और जनता जिसे चाहे वही जनता का प्रतिनिधि बन सके। इस चीज को भी हम इसमें बखूबी समझेंगे। तो ये चैप्टर मोटा मोटी आपको यही बताएगा कि भारत का संविधान किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की नींव को खड़ा करता है और किस प्रकार से उस नींव के ऊपर भारत के लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण करता है और उसमें किस प्रकार से काम होता है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में बखूबी बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, बखूबी और विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है और अगली क्लास से मैं आपको इसके ऊपर विस्तार पूर्वक समझाऊंगा सारी की सारी चीजें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय।